नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही हो, क्योंकि आप तो बहुत प्यारे से बच्चे हो ना। बहुत अच्छे से अपना दिल लगा कर रख रहे होंगे छुट्टियों में। तो बच्चे तो प्यारे ही होते हैं, बहुत जल्दी सब लोगों से घुल मिल जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी सोसाइटी में एक बच्चा बहुत उदास सा घूम रहा था। तो मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तो उसे बोला कि सोसाइटी के बाहर एक छोटा सा पिल्ला था और रोज मैं उसके साथ खेलने जाता था, परंतु आज वो मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगा थोड़ी देर में, अभी आ जाएगा वो। और थोड़ी देर बाद वो बच्चा जो था वो मेरे पास हंसते हुए आया और उससे कहा कि वो पिल्ला मुझे मिल गया था और मैं उसके साथ बहुत देर तक खेला। तो बच्चों, हम सब में भावनाएं होती हैं और वो भावनाएं जो होती हैं हम सबको आपस में जोड़े रखती हैं। पशु पक्षी इंसान की भाषा को तो समझ नहीं पाता, परंतु वो उनकी भावनाओं को तो समझता है। तो आज जो कहानी मैं तो आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उस कहानी का भी यही उद्देश्य है कि जाने अनजाने में हम पशु पक्षियों को हर्ट करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा अध्याय है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये चैप्टर जो है तुम्हारी संचयन की बुक है, दूसरी बुक, उसमें से लिया गया है। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके वेब पेज पर जो ई बुक है उसमें से आप इस चैप्टर को अवश्य पढ़ें। तो पढ़ते हैं गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देख अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। सोनजूही होता है, एक प्रकार का पौधा होता है, उस पर पीले रंग के फूल लगते हैं। तो उसके ऊपर एक कली खिल के आई थी और उसे देखकर लेखिका को अनायास का अर्थ होता है अचानक, लेखिका को एक छोटे से जीव की याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा था। कहते कि सघन हरितिमा का मतलब है गहरी हरियाली के बीच में। कहते कि लेखिका कहती है कि वो छोटा सा जीव उस बेल की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। लेखिका कहती जब भी मैं जाती उस बेल के पास, उस लता के पास, तो वो छोटा जीव मेरे कंधे पर कूदकर मुझे हैरान कर देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उस समय में मैं उस पौधे के पास, सोनजूही के पौधे के पास फूलों की कलियों को देखने जाती थी, परंतु आज मैं सोनजूही के पौधे के पास उस छोटे जीव को देखने के लिए आई थी। परंतु वह तो अभी सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। मिट्टी होकर मिल जाना होता है जब किसी की मृत्यु होती है, तो जीव जो होता है मिट्टी में ही मिल जाता है। तो लेखिका ने बताया कि वो अब जो छोटा जीव है उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो जो सोनजूही की जड़ में मिल चुका है, मिट्टी होकर मिल चुका है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने यही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। और लेखिका सोच रही है कि शायद, क्योंकि उसका मानना है, वो सोचती है कि पुनर्जन्म होता है, तो शायद उसका भी, उस लघु जीव का भी पुनर्जन्म हो जाए और वो एक फूल के रूप में मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ जाए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में के बरामदे में आकर मैंने देखा दो कोए कमरे के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। अब लेखिका सोचने लगी कि वो छोटा सा जीव उसे कैसे मिला था और उस दिन क्या हुआ था। तो उसने सोचा कि एक दिन वो कमरे के बाहर आकर खड़ी हुई थी और उसने देखा कि सामने दो कोए हैं, वो छुआवल का मतलब होता है लुका छुपी का खेल। कहती कि दो कोवे जो थे क्रो, ऐसा लगा जैसे वो लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है। काकभूषणी का मतलब होता है कोआ। अब लेखिका ने उस कोए को देखा, उस क्रो को देखा, तो वो सोचने लगी कि ये कोआ भी कितना अजीब सा पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित, कि इसको बहुत ज्यादा, कभी कभी तो हम लोग उसको इतना सम्मान देते हैं और कभी कभी इसका हम अनादर भी करते हैं। तो कब हम उसका सम्मान करते हैं और कब हम उनका अनादर करते हैं, ये लेखिका सोचने लगी।
हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सके, ना मयूर के और ना हंस के। मयूर का मतलब होता है मोर। कहते हैं लेखिका ने बताया कि जो हमारे पुरखे का मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज जो थे वो ना तो गरुड़ के रूप में आए थे, ना मोर के और ना ही हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का मतलब होता है प्रकट होना पड़ता है। कहते कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उन्हें अब जब भी हमें मिलना होता है तो वो हमसे मिलने के लिए, हमसे कुछ पाने के लिए वो कोय के रूप में आते हैं। अब आपको पता होगा पितृपक्ष। पितृपक्ष क्या होता है? श्राद्ध पक्ष होता है ना, जो सितंबर के महीने में ज्यादातर आता है। तो आपने देखा होगा आपके घर में आप पूछो कि आज इतना अच्छा अच्छा खाना क्यों बनाया, तो आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि आज श्राद्ध है। तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब हमारे ये पितृपक्ष आता है तो उस समय में ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे एक बार हमसे मिलने के लिए नीचे धरती पर आते हैं और कोय के रूप में। तो उस समय हम उनको भोजन खिलाते हैं। तो आपने देखा होगा काव काव करते हैं, सितंबर के महीने में ज्यादातर कोय जो है हमारे आसपास नजर आते हैं। तो वो हमसे कुछ पाने के लिए हमारे पूर्वज जो है कोय के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दोस्त परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जब हमारे रिलेटिव आते, जब हमारी छत पर या कहीं भी कौवा काव काव करता है तो हम सब कहते हैं कि आज कोई मेहमान आने वाला है। तो कौवा ही हमें संदेश देता है काव काव करके कि हमारे घर आज कोई मेहमान आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवे और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। और कई बार आपने देखा जो बहुत ज्यादा बोलता है या बहुत कर्कश आवाज में बोलता है तो हम उसको कहते हैं ना, क्या काव काव लगा रखी है। तो उस समय में हम कोय की जो आवाज होती है उसको अपमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब लेखिका क्या कहती है कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई। मैं कहती कि काक का जो पुराण लेकर बैठी हुई थी, काक के बारे में, कोय के बारे में सोच रही थी, अचानक उस सोच में रुकावट आ गई। और उस रुकावट आने का क्या कारण था? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका ने बताया कि गमले, वहां पर जो गमला पड़ा हुआ था और उसकी दीवार की संधि के बीच वाली जगह में एक उसकी नजर एक छोटे से जीव के ऊपर पड़ी। निकट जाकर देखा गिलहरी का बच्चा था। लेखिका ने देखा कि वहाँ दो कौवे भी हैं, तो मैं जाकर देखती हूँ। तो उसने जाकर देखा, वहाँ पर एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। घोंसले जो शायद अपने घोंसले से ऊपर से नीचे गिर गया था और अब कोई जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। अब कोई तो खा जाते हैं ना छोटे छोटे जानवरों को, सो पक्षियों को। सो कोई जो थे उनको मिल गया कि ये तो नीचे आ गया है गिलहरी का बच्चा। सो कोई इसमें अपना आसानी से मिलने वाला आहार उसमें खोज रहे थे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। काकद्वय दोनों कोमों की, कहती जो बहुत छोटा सा गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, तो उनके लिए तो दोनों कोमों की एक एक चोंच अगर उसको मारते तो उनके लिए बहुत ज्यादा था। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपके पड़ा था। कहते उसको एक दो ही चोंचे मारी थी तो वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, सो वो घायल अवस्था में बिना हिले डुले जो था गमले के पास पड़ा हुआ था। सबने कहा कोई की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे रहने ही दिया जाए। अब लेखिका जो थी वो बहुत संवेदनशील थी, उसको जानवरों से, पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। तो वो उस गिलहरी को बच्चे को उठाकर घर ले आई, अंदर ले आई, कमरे के अंदर ले आई। परंतु सभी ने उसको कहा कि नहीं, इसको कोई की चोंच लगी है तो ये बचेगा नहीं, तो इसको वहीं छोड़ दो। परंतु लेखिका जो थी वो नहीं मानी। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर कमरे में ले आई। सभी ने कहा कि रहने दो उसे पड़ा, पर लेखिका का मन नहीं माना और वो गिलहरी के बच्चे को उठाकर कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका उस गिलहरी के बच्चे को घर पर ले आई
और उसने उसके ऊपर जो रक्त बह रहा था उसे साफ किया और उसके बाद उस पर पेंसिलिन का मलहम का मतलब है ऑइंटमेंट, और उसके घावों पर पेंसिलिन की ऑइंटमेंट लगाई। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे उसके नन्हे मुंह से लगाई पर मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। अब उसने, लेखिका ने क्या किया, रुई की पतली सी पत्ती बनाई और उसको दूध में भिगो दिया। दूध में भिगोने पर रुई में क्या होगा, दूध सारा रुई जो होती है वो दूध को सक कर लेगी। अब गिलहरी का बच्चा छोटा सा था, इसलिए उसने रुई की पत्ती को दूध में भिगोया और जब उसमें पूरा दूध आ गया तो उसने वो जो थी रुई की पत्ती को गिलहरी के मुंह के बीच में टपकाया, परंतु गिलहरी के बच्चे घायल था तो उसका मुंह नहीं खुला और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई, उसके मुंह के दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत देर उसने उसकी देखभाल की, लेखिका ने गिलहरी के बच्चे की, और उसके बाद कई घंटे के बाद उस बच्चे ने थोड़ा सा मुंह खोला और उसमें लेखिका ने पानी की बूंदें टपकाई। तीसरे दिन मैं इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी दोनों उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोती जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका कहती है कि 2-3 दिन के बाद तीसरे दिन वो बिल्कुल अच्छा हो गया और अब वो मेरे से हिल बिल गया था, वो मुझे जान पहचान करने लगा था। तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसने अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरी एक उंगली को पकड़ा और अपनी गोल गोल आंखों को इधर उधर घुमाने लगा, जो कि कांच के मोतियों के समान सुंदर थी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब वो जो था गिलहरी का बच्चा था, गिलहरी का बच्चा लेखिका के घर में रहने लगा और 3-4 महीने के बाद ही वो बड़ा हो गया। उसके सुंदर सुंदर रोए आ गए उसके शरीर पर, उसकी पूंछ जो थी उस पर अच्छे अच्छे बाल आ गए और वो अपनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों से सबको हैरान करने लगा। वो इतना शरारती था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। अब गिलहरी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा है ना, तो कहते हैं कि हमने उसे, अब हम भी अपने घर में कोई भी जानवर जैसे डॉग वगैरह लेकर आते हैं तो हम उसको कुत्ता कुत्ता कहकर नहीं बुलाते, हम उसको कोई एक नाम दे देते हैं। कि जैसे अपना आपने डॉगी पाला तो उसको टॉमी टॉमी बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी उसको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी, यानी उसको गिलहरी के बच्चे को एक नाम दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे को क्या नाम दे दिया, गिल्लू, और सब उसे गिल्लू गिल्लू बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब लेखिका ने कहा कि गिल्लू अब जो था 3-4 महीने का हो गया था, तो मैंने क्या किया, एक रुई डलिया का मतलब टोकरी के अंदर रुई बिछाई जिससे वो सॉफ्ट हो जाए, और रुई बिछाकर उसे तार के साथ खिड़की के साथ उसने उसको लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। कहते कि मैंने वो जो घर सा बना दिया था वो डलिया के बीच में रुई लगाकर, तो 2 साल तक गिल्लू रहा और वही डलिया जो थी, जो टोकरी थी, वही गिल्लू का घर रही। वह स्वयं ही लाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी मन को कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। अब गिल्लू थोड़ा बड़ा हो गया था, शरारती भी हो गया था। वो अपने आप से टोकरी को हिलाता और उसकी अपनी जो उसकी सुंदर कांच की तरह उसकी चमकीली आंखें थी, उनको इधर उधर घुमाकर खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता रहता था और क्या समझता रहता था। लेखिका कहती ये जान नहीं पाती थी, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य आता था। गिल्लू बड़ा हो गया था, इधर उधर घूमता रहता था, समझदार हो गया था, तो सब उसकी समझदारी और उसकी गतिविधियों को देखकर हैरान हुआ करते थे। अब गिल्लू शरारती हो गया था। अब देखा है ना, जब जो छोटे छोटे जानवर होते हैं हमसे हिल मिल जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो सारा ध्यान है, हमारा ध्यान जो है उनकी तरफ भी जाए, तो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं। गिल्लू ने भी देखा कि जो लेखिका है
वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देती, तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो क्या किया करता था, जब मैं लिखने बैठती तो मेरी अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। कहते जब मैं लिखने बैठती थी, मेरा ध्यान लिखाई में होता था, तो वो चाहता था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ, या वो मेरे को तंग करता था। तो इस तंग करने के लिए, मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने एक बहुत अच्छा सा उपाय निकाल लिया था। क्या उपाय था वो? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उठता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कहते उसने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया कि वह मेरे पैर के पास आता और पैर से सर से तेजी के साथ पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी के साथ वो पर्दे से नीचे उतरता, फिर मेरे पैर के पास आता, सर से पर्दे के ऊपर चढ़ता। और कहते ये तब तक करता रहता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके दोनों अगले पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी कभी लेखिका कहती है वो मुझे बहुत परेशान करता, तो उस परेशानी से बचने के लिए मैं क्या करती, हमारे घर में लिफाफा होता है ना लॉन्ग वाला, तो लेखिका कहती कि मैं वो लंबा सा लिफाफा लेती और उसमें पूरी इसके शरीर को उस लिफाफे के अंदर डाल देती और सिर्फ उसका मुंह और उसके छोटे छोटे आगे वाले जो पंजे थे उनको सिर्फ बाहर रहने देती। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। जैसे कि जब मैं ऐसा करती थी, इसमें भी वो बहुत खुश रहता था। इस सिचुएशन में भी, इस स्थिति में भी वो घंटों दीवार पर के सहारे खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से मेरे सारे काम को देखता रहता था। यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा लेखिका के साथ रहना चाहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और जब उसको मैं लिफाफे में डाले रखती थी और घंटों बीत जाते थे, तो जब उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक करके साउंड करता, जिससे मुझसे वो चिक चिक करके मुझे सूचना देता कि अब उसे भूख लगी है। और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता, और जब उसे भूख लगती और मैं उसे उसी स्थिति में उसको काजू या बिस्किट दे देती, तो वो अपने जो बाहर वाले दोनों पंजे हैं उन पंजों से बिस्किट या काजू को कुतर कुतर कर खाता रहता। तो यहाँ तक हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, और सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपनी ई बुक या आपके पास अगर बुक है संचयन पार्ट 1, तो आप उसमें से ये अध्याय पढ़ेंगे। रिमेनिंग अध्याय जो है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।